नमस्कार। आशा है कि आप अपने घरों में आनंद से होंगे, स्वस्थ होंगे और इन कक्षाओं का लाभ उठा रहे होंगे। कक्षा 9 जो आपकी कक्षा है, उसमें विज्ञान के अंतर्गत हम आजकल गति नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली सत्र में हमने सरल रेखीय गति के ग्राफीय निरूपण पर बातचीत करना या उसका अध्ययन करना प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने दूरी समय ग्राफ पर संक्षिप्त सी चर्चा की थी। आज हम उसी का पुनरावृत्ति करते हुए उससे आगे वेग समय ग्राफ के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं। अभी पिछले सत्र में हमने दूरी समय ग्राफ पर बातचीत की थी और यह देखा था कि दूरी समय ग्राफ एक इस प्रकार का ग्राफ है जो समय के साथ साथ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन को दर्शाता है। इस ग्राफ को खींचने के लिए हमने निर्देशांकों की एक्स अक्ष पर समय को प्रदर्शित किया था और वाई अक्ष पर दूरी को प्रदर्शित किया था। यानी एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर दूरी को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न समय में तय की गई दूरियों के बीच में अगर हम वक्र खींचते हैं तो वो वक्र दूरी समय ग्राफ के रूप में हमें प्राप्त होता है। और हमने यह भी देखा था कि यदि वस्तु एक समान चाल से चल रही होती है, यानी समय के साथ वस्तु की चाल में अगर कोई परिवर्तन न हो, तो दूरी समय ग्राफ इस तरह सरल रेखीय ग्राफ के रूप में हमें प्राप्त होता है। लेकिन यदि वस्तु की चाल समय के साथ बदल रही हो, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि वस्तु असमान चाल से चल रही है। असमान चाल का मतलब कि अलग अलग समय में वस्तु अलग अलग दूरी तय कर रही है। तो अगर वस्तु की चाल गति के दौरान परिवर्तित हो रही है, एक समान नहीं है, तो हम जो ग्राफ खींचते हैं और उसके बाद हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है दूरी और समय के बीच में, वो ग्राफ सरल रेखीय न होकर वक्र रेखीय प्रकार का प्राप्त होगा। तो ये हम पिछले सत्र में इसको अध्ययन कर चुके थे। इसी की तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला ग्राफ है वो वेग समय ग्राफ है। जिसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। वेग समय ग्राफ ये ऐसा ग्राफ है जो समय के साथ वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। यानी अगर हम समय को एक्स अक्ष पर और वस्तु के वेग को वाई अक्ष पर लेते हुए इनके विभिन्न मानों के बीच ग्राफ खींचें, तो इस प्रकार हमें जो ग्राफ प्राप्त होगा वो वेग समय ग्राफ हमें प्राप्त होता है। अब ये हम विभिन्न स्थितियों में वेग समय ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे कि किस स्थिति में हमें किस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। तो पहली स्थिति हम ले सकते हैं कि यदि वस्तु समान चाल या वेग से चल रही हो। अगर वस्तु समान चाल या वेग से चल रही है तो वस्तु के वेग में समय के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जिसके कारण अगर हम समय और वेग के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ हमें एक एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। यह ग्राफ ये प्रदर्शित कर रहा है कि समय तो आगे बढ़ रहा है। एक्स अक्ष पे आप देख रहे होंगे ये सारे, अगर हम समय को विभिन्न बिंदुओं से दिखाएं तो समय में परिवर्तन के साथ साथ वाई अक्ष पर प्रत्येक दशा में एक ही मान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि समय में वृद्धि के साथ चाल में कोई परिवर्तन या वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो पहली कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि यदि वस्तु समान चाल से चल रही हो
तो हमें इस प्रकार का वेग समय वक्र या वेग समय ग्राफ प्राप्त होता है। इसी की दूसरी स्थिति हम लेंगे कि यदि वस्तु के वेग परिवर्तन की दर समान हो, यानी वस्तु का वेग बदल तो रहा है लेकिन वस्तु का वेग एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। इसी कंडीशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक समान त्वरण की स्थिति, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक समान त्वरण की स्थिति में यदि हम समय को x अक्ष पर लेते हुए और वेग को y अक्ष पर लेते हुए ग्राफ खींचते हैं तो ये हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, सरल रेखीय ग्राफ होता है। और ये एक समान त्वरण की स्थिति के लिए वक्र हमें मिलता है। यह वक्र ये प्रदर्शित कर रहा है कि समय के साथ जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसकी दर स्थिर है, यानी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर बिल्कुल स्थिर है, इसलिए हमें ये सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त हो रहा है। दूसरी स्थिति इसमें हम एक और विचार कर सकते हैं, इसके बाद अगली स्थिति कि वस्तु के वेग में परिवर्तन तो हो रहा हो लेकिन वो परिवर्तन धनात्मक न होकर ऋणात्मक हो, यानी समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ने के बजाय कम हो रहा हो, वस्तु के वेग में ऋणात्मक वृद्धि हो रही हो, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तु मंदन की अवस्था में हो, यानी त्वरण के बजाय ऋणात्मक त्वरण, जिसे हम मंदन कहते हैं, मंदन लग रहा हो। तो यदि समय के साथ वस्तु का वेग घट रहा है, और कैसे घट रहा है, एक समान दर से, जिसे हम कहते हैं समान दर से मंदन या ऋणात्मक त्वरण। उस स्थिति में अगर हम समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर लेते हुए एक वक्र खींचते हैं तो वो वक्र हमें प्राप्त तो सरल रेखीय रूप में ही होता है लेकिन उसका ढाल परिवर्तित हो चुका होता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि शुरुआत में वेग का मान ज्यादा है और धीरे धीरे समय के आगे बढ़ने के साथ साथ, बढ़ते समय के साथ साथ ये मान वेग का जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और वस्तु इसी तरह से आगे बढ़ती तो जीरो तक भी ये पहुंच जाता है। तो ये वक्र हमें तब प्राप्त होता है जब एक समान मंदन के अंतर्गत वस्तु गतिमान हो। मंदन शब्द ये त्वरण का विलोम है, यानी अगर वस्तु का वेग परिवर्तन हो रहा है वृद्धि के रूप में, वेग बढ़ रहा है तो हम उसको सामान्य भाषा में त्वरण कहते हैं, वेग घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण को ही हम मंदन भी कहते हैं। इसके बाद इसकी अगली और अंतिम स्थिति पर हम विचार कर सकते हैं। अभी तक हमने पहली स्थिति में लिया कि वेग में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, वेग समान है। दूसरी स्थिति में हमने लिया कि वेग में वृद्धि तो हो रही है लेकिन एक समान दर से वृद्धि हो रही है। तीसरी स्थिति में लिया कि एक समान दर से कमी हो रही है। एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि यदि वस्तु के वेग परिवर्तन की दर असमान हो, जिसे हम असमान त्वरण की स्थिति भी कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यात्रा के दौरान कि कभी तो वस्तु का वेग अचानक
कोई भी हम यात्रा कर रहे होते हैं तो समय के हिसाब से, रास्ते के हिसाब से या हमारी परिस्थिति के हिसाब से कई बार वेग बहुत ज्यादा एकदम बढ़ाना पड़ता है, कई बार ब्रेक लग गया तो वेग घट जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो वेग परिवर्तन की दर है वो एक समान नहीं रहती, यानी त्वरण का मान स्थिर नहीं रहता है। तो स्थिर त्वरण न हो तो असमान त्वरण हम उसको कहेंगे। और ऐसी स्थिति में यदि हम समय और वेग के बीच में वक्र खींचते हैं तो वो वक्र हमें सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता है, वो हमें किसी भी जिगजैग मोशन में प्राप्त हो सकता है। उसके मान समय के सापेक्ष वेग के मान कुछ भी हो सकते हैं जो हमें अलग अलग रूप में प्राप्त हो सकते हैं। तो ये असमान त्वरण की स्थिति के लिए प्राप्त होने वाले वक्र का प्रारूप है। तो इन वक्रों में हमने यह देखा कि यदि वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो तो किन किन स्थितियों में हमें किस किस प्रकार के वक्र मिल सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो गति को गणितीय रूप में व्यक्त करते हुए समीकरणों के रूप में व्यक्त करने का है, जिनको हम कहते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरणों पर चलने से पहले एक बार मैं फिर से ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरल रेखीय गति का अध्ययन हम कर रहे हैं और सरल रेखीय गति के अंतर्गत हमने चाल, दूरी, वेग, विस्थापन, इनके संबंधों को समझने का प्रयास किया और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा, त्वरण क्या है इस पे भी बात की। तो इन्हीं राशियों को मिलाकर इन्हीं राशियों में विभिन्न संबंधों को व्यक्त करने के लिए तीन समीकरण हम प्रयोग करते हैं, जिन तीन समीकरणों को हम कहते हैं गति के समीकरण। तो आइए पहले मैं इन तीनों समीकरणों पर एक संक्षिप्त रूप में इनका परिचय आपको दे दूं, उसके बाद हम इन पर अलग अलग बातचीत करेंगे। गति के समीकरण लिखने से पहले हम कुछ राशियों पर पुनः विचार करते हैं। हम जानते हैं कि प्रारंभिक वेग जो वस्तु का है उसका निरूपण हम u से करते हैं, अंतिम वेग इसका निरूपण हम v से करते हैं, यात्रा में लगे समय का निरूपण t से करते हैं और वस्तु का जो त्वरण है इसका निरूपण a से करते हैं। इन राशियों में तीन संबंध लिखे जाते हैं या इन राशियों के संबंधों को तीन रूपों में व्यक्त किया जाता है। इन तीन रूपों को ही हम गति के तीन समीकरण कहते हैं। तो गति के समीकरण जो संख्या में तीन है, प्रथम समीकरण है हमारा, प्रथम समीकरण अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण, इन चारों राशियों में संबंध बताता है, जो बताता है कि जो अंतिम वेग है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी वस्तु का या वस्तु के द्वारा प्राप्त किया गया अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और त्वरण तथा समय के गुणनफल के योग के बराबर होता है। दूसरा समीकरण वस्तु द्वारा तय दूरी या विस्थापन के बारे में हमें जानकारी देता है कि यदि वस्तु का विस्थापन को हम आप जानते हैं कि s से प्रदर्शित करते हैं, तो यदि वस्तु का विस्थापन s है तो इसका मान ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यानी कि ये जो दूसरा समीकरण है ये हमें तय की गई दूरी या विस्थापन के गणना करने में सहायता करता है, उसके बारे में जानकारी देता है कि वह प्रारंभिक वेग से और त्वरण पर किस प्रकार निर्भर है और समय के साथ उसका क्या संबंध है। गति का तीसरा जो समीकरण है वो अंतिम वेग तथा प्रारंभिक वेग के अंतर को 2as के रूप में व्यक्त करता है।
यानी गति का दौरान वस्तु द्वारा प्राप्त किया गया अंतिम वेग का वर्ग ऋण प्रारंभिक वेग का वर्ग बराबर होगा 2 इंटू ए यानी एक्सीलरेशन त्वरण और एस यानी चली गई दूरी, तय की गई दूरी। तो ये तीन गणितीय समीकरण हैं जो गति के दौरान वस्तु की प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय, त्वरण और विस्थापन, इन भौतिक राशियों में संबंध व्यक्त करते हैं। इनके आधार पर हम गति का वर्णन भी कर सकते हैं, गति से संबंधित आंकिक प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं और वस्तु की गति के आगे कैसी गति होगी उसका भी अनुमान लगा सकते हैं। तो हम प्रथम नियम के अनुप्रयोग को समझने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे आंकिक प्रश्न उदाहरण स्वरूप लेते हैं और उस पर विचार करते हैं। यदि हम विचार करें कि कितने समय में दो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के अंतर्गत कोई वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करके 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी। एक आंकिक प्रश्न का उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं। कितने समय में 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से या त्वरण के अंतर्गत कोई वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करके 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी। तो पिछले सत्र में भी हमने चर्चा करी थी, किसी भी आंकिक प्रश्न को हल करते समय हम क्या करते हैं, पहले जो हमें तथ्य दिए रहते हैं या जो राशियां उपलब्ध कराई जाती हैं प्रश्न में, हम उनके नोट कर लेते हैं या देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो यहां हम लिखेंगे कि दिया है, त्वरण का मान हमें दिया है सबसे पहले a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और वस्तु जो है विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है। विरामावस्था का मतलब स्थिर अवस्था, और यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है यानी विरामावस्था में है तो उसका वेग कितना होगा? निश्चित है कि जब वस्तु चल ही नहीं रही है, स्थिर अवस्था में है, तो उसका वेग क्या होगा? 0। इसलिए प्रारंभिक वेग यहां पर हमेशा विरामावस्था जो होती है उसके लिए प्रारंभिक वेग 0 लिया जाता है। इसके पश्चात प्रश्न को हम पढ़ें तो 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी, यानी अंतिम वेग हमारा जो v है, जिसे हम v से प्रदर्शित करते हैं, वो है 20 मीटर प्रति सेकंड। और गणना हमें किसकी करनी है? कितने समय में, यानी समय की हमें गणना करनी है। अब हम यहां देख रहे हैं कि 3 राशियां हमें दी हैं और चौथी राशि हमें निकालनी है, और इन चारों राशियों में गति का कौन सा समीकरण है या किस समीकरण का हम प्रयोग करेंगे जो इन राशियों में संबंध व्यक्त करता है, यानी जिसके आधार पर हम चौथी राशि की गणना कर सकें। चौथी राशि माने यहां पर क्या है? समय की गणना कर सकें। तो हमने अभी 3 समीकरण गति के यहां पर लिखे थे, उनको समझा था। पहला समीकरण ऐसा समीकरण है जो क्या करता है, इन चारों राशियों में संबंध स्थापित करता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिसकी सहायता से हम इस अज्ञात राशि t यानी समय का मान ज्ञात कर सकते हैं दी गई राशियों का प्रयोग करते हुए। तो गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है? u प्लस at होता है। यहां पर हम इनके मान रख देंगे, v का मान 20, u का मान 0, a का मान 2 इंटू t, या 20 इज इक्वल टू 2t, या t हम कैलकुलेट कर सकते हैं 20/2 अर्थात 10 सेकेंड। तो इससे हमें यह जानकारी मिल गई
या हमने ये गणना कर ली कि 10 सेकंड में वो वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के अंतर्गत विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करके 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी। ध्यान यह रखना है कि यदि वस्तु विरामावस्था से चलती है तो उसका प्रारंभिक वेग हम 0 लेंगे, और अन्य अवस्थाओं में अगर किसी अन्य प्रारंभिक वेग से अपनी गति की शुरुआत करती है तो प्रारंभिक वेग वही रहेगा जो हमें प्रश्न में दिया जाए। तो यह था हमारे गति के प्रथम समीकरण का एक अनुप्रयोग आंकिक प्रश्न के रूप में। इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करें, दूसरे गति के समीकरण पर विचार करें, उसका अनुप्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं पाठ्य पुस्तक में दिए गए आंकिक प्रश्नों को हल करने में। तो एक प्रश्न पे हम विचार करेंगे कि एक कार पांच सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गति प्रारंभ करती है। तीन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के अंतर्गत वस्तु द्वारा तय दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यह भी एक आंकिक प्रश्न है जो गति के समीकरणों पर आधारित है। आंकिक प्रश्न को हल करने का तरीका सबसे पहले वही है कि हम पहले क्या दिया है उसको नोट कर लें। यहां पर हमें दिया है t बराबर 5 सेकेंड, प्रारंभिक वेग u 10 मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और निकालना है क्या, तय की गई दूरी s का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम समझ सकते हैं या देख सकते हैं तीनों समीकरणों को हम गति की देखें अगर, कि इन चारों राशियों में गति का जो समीकरण है संबंध व्यक्त करने वाला वो दूसरा समीकरण होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम यहाँ पे प्रयोग कर ले 10 गुणा टी 5 प्लस हाफ इंटू ए का मान 3 गुणा टी यानी 5 का वर्ग, तो 50 प्लस 1/2 गुणा 3 गुणा 25 यानी 50 गुणा 25 या 75/2 यानी 37.5। तो इसे अगर हम हल करके आसानी से मान निकाल सकते हैं कि 87.5 मीटर वो दूरी तय करेगी वस्तु। तो ये दूसरे समीकरण का अनुप्रयोग था। इस प्रकार हम तीसरे समीकरण का अनुप्रयोग अगले सत्र में फिर देखेंगे। तब तक के लिए अपना पुनरावृत्ति जारी रखिए, अभ्यास जारी रखिए।